मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य के विषय में आज हम पूरा पढ़ेंगे। इसके कौन कौन से युग थे उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे लाइक और शेयर कीजिए जिससे कि मेरी सभी नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यात्रा साहित्य के अंतर्गत हम आज क्या क्या देखेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रस्तावना की बात करते हैं। यात्रा करना देखिए मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। अगर हम मनुष्य इतिहास पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति कभी ना कभी कहीं ना कहीं यात्रा अवश्य करता है। लेकिन कुछ ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपनी यात्रा के अनुभवों को पाठकों के सामने प्रस्तुत कर यात्रा साहित्य की रचना करते हैं। यात्रा साहित्य का उद्देश्य क्या होता है, उसकी सर्जना करने का क्या उद्देश्य होता है कि यात्रा साहित्य का जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि लेखक के यात्रा अनुभवों को पाठकों के साथ बांटना और पाठकों को भी उन स्थानों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करना। इन स्थानों की जो वेशभूषा होती है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा और जैसे कि यहाँ की सामाजिक संरचना, प्राकृतिक विशिष्टता, समाज के विविध वर्गों के लिए जो रहन सहन होता है वहाँ का, तो किसी स्थान के इन सब तथ्यों को जानने के लिए हमें साहित्य से ही इनकी जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है। हिंदी यात्रा जो साहित्य है ये इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके जो काल हैं वो 3 युग में विभाजित इसे किया गया है। और कौन कौन सा है वो आरंभिक युग, एक स्वतंत्रता से पूर्व युग और एक स्वतंत्रता के बाद का युग। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहले हम देखते हैं इसका आरंभिक युग किस प्रकार से था। देखिए, जिस प्रकार से हिंदी साहित्य की जो आरंभिक युग है वो भारतेंदु युग से माना जाता है, इसी प्रकार से हिंदी यात्रा साहित्य का आरंभ भी भारतेंदु युग से ही माना जाता है। उनके संपादन में निकलने वाली पत्रिकाओं में हरिद्वार, लखनऊ, जबलपुर, सरायू पार की यात्रा, बैद्यनाथ की यात्रा, जनकपुर की यात्रा जैसे अनेकों यात्रा साहित्य जो है प्रकाशित हुए। इन यात्रा साहित्यों की सबसे अच्छी बात क्या थी कि इनकी जो भाषा थी वो व्यंग्यपूर्ण थी और जो इनकी शैली थी ना वो बहुत ही रोचक और सजीव थी। अगर उस समय के महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांतों की बात की जाए तो दामोदर शास्त्री के द्वारा रचित मेरी पूर्व दिग यात्रा जो कि 1885 में लिखा गया था, तथा इसके बाद देवी प्रसाद खत्री के द्वारा रचित रामेश्वर यात्रा जो कि 1893 में लिखा गया था। इन दोनों वृत्तांतों को इस युग में महत्वपूर्ण माना जा सकता है, यानी कि इन दोनों वृत्तांतों की इस युग में बहुत अधिक महत्ता मानी गई है। अगला जो इसके बाद है, इसका जो सेकंड युग है वो है स्वतंत्रता पूर्व युग। देखिए, इसके अंदर क्या था कि यात्रा साहित्य के विकास में जो है राहुल सांकृत्यायन जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अगर इनके यात्रा वृत्तांतों की शैली और गुणवत्ता को देखा जाए तो इनके यात्रा वृत्तांतों की तुलना में कोई दूसरा लेखक अभी तक नहीं ठहर पाया। मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, जापान, ईरान, एशिया के दुर्गम खंडों में, ये सब इनके प्रमुख यात्रा वृत्तांतों में से माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी के यात्रा साहित्य के 2 प्रकार की दृष्टि को साफ देखा जा सकता है। उनके एक प्रकार के लेखन में तो यात्राओं का केवल सामान्य वर्णन है और दूसरे प्रकार के यात्रा साहित्य को शुद्ध साहित्य कहा जा सकता है, क्योंकि इन यात्रा साहित्यों में राहुल जी ने स्थान के साथ साथ अपने समय को भी लिपिबद्ध किया है। सन 1948 में इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिससे यात्रा करने की कला को सीखा जा सकता है। इनके अधिकांश यात्रा साहित्य जो हैं वो सन 1926 से लेकर 1956 तक के बीच में लिखे गए हैं। इसके बाद जो इसका तीसरा युग क्या आता है, स्वतंत्रता के बाद का युग। देखिए, इसमें क्या था कि राहुल जी के बाद यात्रा साहित्य में अगर किसी कवि या कथाकार का नाम अगर बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है तो वो कौन है, वो है अज्ञे जी। देखिए, अज्ञे जी ने अपनी यात्रा साहित्य को यात्रा संस्मरण कहना पसंद करते थे। वे ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ऐसा कहने से यात्रा वृत्तांत में संस्मरण का समावेश हो जाता है। उनका मानना था कि यात्राएं न केवल बाहर की होती हैं बल्कि वे हमारे अंदर की भी की जाती हैं।
उनका जो सबसे बड़ा यात्रा वृत्तांत था अरे ययावर रहेगा याद, जो कि 1953 में लिखा गया था, और एक और था एक बूंद सहसा उछली, जो कि 1960 में उनके द्वारा लिखित यात्रा साहित्यों की प्रसिद्ध कृतियाँ मानी जाती हैं। उन्होंने अपने ये जो उनका था अरे ययावर रहेगा याद पुस्तक में भारत भ्रमण का उन्होंने वर्णन किया है, और एक बूंद सहसा उछली में उन्होंने विदेशी यात्राओं का उन्होंने वर्णन किया है। आज़ादी के बाद हिंदी साहित्य में बहुत से यात्रा साहित्य का भी सर्जन हुआ। अनेक प्रगतिशील लेखकों ने इस विधा को समृद्धि भी प्रदान की। इस बीच अगर राम वृक्ष बेनीवाल कृत पैरों में पंख बांधकर, जो कि 1953 में लिखा गया था, और उड़ते चलो, ये जो इनकी दो कृतियां हैं, इसी प्रकार से यशपाल कृत लोहे की दीवार के दोनों ओर, जो कि 1953 में लिखा गया था, इसी प्रकार भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखित कलकत्ता से पैकिंग तक, जो कि 1953 में लिखा गया था, और सागर की लहरों पर, जो कि 1959 में लिखा गया था। इसी प्रकार प्रभाकर माचवे कृत गोरी नजारों में हम, जो कि 1964 में लिखा गया था। ये सब जो यात्रा साहित्य हैं बहुत अधिक उल्लेखनीय माने जाते हैं इस युग में। देखिए, हिंदी यात्रा साहित्य के संदर्भ में अगर मोहन राकेश और निर्मल वर्मा जी का भी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इन्होंने यात्रा साहित्य को एक नए अर्थों में समन्वित किया है। मोहन राकेश के द्वारा लिखित आखिरी चट्टान तक, जो कि 1953 में लिखा गया था, इस वृत्तांत में इन्होंने दक्षिण भारत का विस्तार से वर्णन किया है। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में दक्षिण भारतीय जीवन पद्धति के विभिन्न बिंबों को प्रस्तुत किया है। इस यात्रा साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें कहानी जैसी रोचकता और नाटक जैसे आकर्षण देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार अगर निर्मल वर्मा जी की बात करें तो निर्मल वर्मा जी ने अपनी यात्रा वृत्तांत चिड़ों पर चांदनी, जो कि 1964 में लिखा गया था, इसमें अपनी यूरोपीय जीवन के चित्रों का उल्लेख किया है। निर्मल वर्मा जी के यात्रा साहित्य में न केवल अपने समय का वर्णन रखा है, बल्कि वहाँ के इतिहास और संस्कृति का भी उन्होंने चित्रण उनके यात्रा वृत्तांत में देखने को मिलता है। देखिए, कोई भी लेखक जो है वो अच्छा लेखक तभी बनता है जब वह जीवन को समीप से देखता है, और जीवन को समीप से देखने का सबसे सरल माध्यम क्या है? यात्रा करना। रचनात्मक लेखन करने वाला हर लेखक अपने साहित्य में किसी न किसी रूप में यात्रा साहित्य का सर्जन अवश्य करता है। तो अंत में हम यह कह सकते हैं कि हिंदी गद्य के साथ साथ यात्रा साहित्य ने भी पर्याप्त विकास किया। अधिकांश लेखकों ने इस विधा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम भी बनाया। तो बच्चों, ये तो था यात्रा वृत्तांत। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके इम्तिहान के लिए मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।